हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरणों के बारे में। अध्याय में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। अध्याय 2 में हमने बहुपदों के बारे में पढ़ा था और बहुपदों के प्रकारों के बारे में जाना था। आज में हम जानने वाले हैं द्विघात समीकरण। की द्विघात समीकरण होते क्या है? तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप था ax² + bx + c, इसको यदि बराबर 0 लिख लेते हैं तो यही हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, बराबर 0 लिखा तो ये द्विघात समीकरण है और इसे द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ये कैसा रूप है? मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, द्विघात समीकरण इसलिए है द्वि मीन्स 2 और घात जिसकी है, तो यहाँ पे जो चर राशि है x है, x की अधिकतम घात 2 है, इसको क्या कहते हैं? द्विघाती समीकरण कहते हैं। द्विघाती समीकरण में जो चर राशि है इसके दो मान निकलते हैं जिसको हम कहते हैं मूल। तो द्विघाती समीकरण के दो मूल होते हैं। कितने? दो मूल होते हैं। एक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और दूसरे को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। एक को अल्फा लिखते हैं और दूसरे को बीटा कहते हैं। ये दो मूल हो जाते हैं। ठीक है, और बहुपदों में हमने पढ़ा दो शून्यक होते हैं तो यहाँ उनको समीकरण में मूल कहते हैं। ठीक है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, दो मूल हो गए। और यहाँ समीकरण में ए बी सी ये तीनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरणों को हल करने की। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि यानी अगर हम द्विघात समीकरणों को हल करेंगे तो हमारे पास हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां होती हैं। पहला है गुणन विधि या गुणनखंड विधि जिसको कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड करते हैं जिसको हमने बहुपद में पढ़ा है और 9th में भी हमने इनको गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल किया था। दूसरी विधि हमारे पास होती है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, जरूरत है पूर्ण वर्ग विधि। और जो तीसरी विधि हमारे पास है उसको कहते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तीसरी विधि को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो द्विघाती समीकरणों को हल करने की हमारे पास कितने हो गए? 3 विधियां हो गई हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तीसरी विधि को कहते हैं हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि या सूत्र। तो अब जानेंगे हम द्विघाती सूत्र जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ये सूत्र हमारे पास है, इसको याद भी कर लेंगे। x = -b + √b² - 4ac/2a। ये हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ठीक है, अब
श्रीधराचार्य सूत्र से जब भी हम द्विघाती समीकरणों को हल करते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। अब द्विघाती सूत्र है तो मैंने कहा कि अभी द्विघाती अगर समीकरण है तो द्विघाती समीकरण के दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, तो यानी यहाँ से x के दो मान निकलेंगे। ठीक है, x के पहले मान को कहते हैं अल्फा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस, अब इसमें क्या करते हैं एक बार प्लस चिन्ह लेके करते हैं। ठीक है, प्लस चिन्ह लिया प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। ठीक है, यही हम बीटा कहते हैं, तो बीटा इक्वल टू दूसरा मान माइनस बी होगा, और इससे पहले प्लस लिया था हमने, यहाँ प्लस लिया था, अब इसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दोनों के दोनों x के मान हैं, यानी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं जिनको हम श्रीधराचार्य के सूत्र के आधार पे निकालते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस समीकरण के जितने घात होगी उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे। माना कि हमारे पास एक त्रिघाती समीकरण है, क्या है, त्रिघाती समीकरण। तो त्रिघाती समीकरण के तीन मूल होते हैं। त्रिघाती समीकरण अगर है तो इसके तीन मूल होते हैं, तीन मान होते हैं। कितने होते हैं, तीन। एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसी चतुर्थ घाती अगर चार घाती समीकरण है तो उसके चार मूल निकलेंगे, पांच घाती समीकरण है तो उसके पांच मूल निकलेंगे। यानी कि x की जो चर राशि है उसकी जितनी अधिक घात होगी उतने ही मान निकलेंगे, उतने ही मूल निकलेंगे। ठीक है, उतने ही उसकी क्या निकलते हैं, मान निकलते हैं, और उतने ही उसके मूल निकलते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमारे पास होता है विविक्त कर। विविक्त कर, अब थोड़ा सा हम विविक्त कर के बारे में जान लेते हैं। विविक्त कर, विविक्त कर को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेट इसको बोलते हैं, और इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये कैपिटल डी विविक्त कर की हमें आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है, वो मैं आपको, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दिख रहा ना इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हम सीधे डी भी रख सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस वियुक्त कर का जो पता चलता है हमें वो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए चलता है। किसके लिए चलता है, मूलों की प्रकृति का पता करना, मूलों की प्रकृति जानने के लिए। ठीक है, कि किस प्रकार के मूल होंगे, कि हमने x का मान निकाला, अल्फा और बीटा निकाला, अल्फा और बीटा वास्तविक होंगे, प्रमेय होंगे, अप्रमेय होंगे, क्या होंगे, कैसी होंगे। ठीक है, अवास्तविक होंगे यानी काल्पनिक होंगे, जिनको हम काल्पनिक कहते हैं कि केवल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक हैं। तो ये हम मूलों की प्रकृति को जो है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पर निकाल दें, यानी वियुक्त कर के द्वारा हमें ज्ञात होता है। ठीक है, समझ गए। तो आइए इसकी स्थिति को देखते हैं कि यदि हमारे पास, यदि तीन स्थितियां होती हैं, पहली स्थिति की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी डी का मान यदि हमारे पास शून्य आता है तो जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसे मूल होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और समान होंगे, यानी दोनों का मान एक समान निकलेगा। ठीक है, यदि क्या आता है कि हम द्विघात समीकरण, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण है, माना ये है द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ए बी और सी के मान इसमें रखते हैं और हल करना है। अगर बराबर 0 आएगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अल्फा और बीटा का मान एक जैसा निकलेगा, जो इसके दोनों मान निकलने वाले हैं वो एक जैसे निकलेंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पर रखा समीकरण से निकाल के, तुलना करके, और जब हल किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकला, 0 से बड़ा निकला। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे, तब भी मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे,
और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, भिन्न होंगे, ये वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरी स्थिति आती है हमारे पास, जो तीसरी स्थिति होती है इसके लिए वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, मान रखने के बाद वो 0 से छोटा आया। 0 से छोटे का मतलब है ऋणात्मक मान का आना। कैसा आना? ऋण के चिन्ह के साथ आना, ठीक है, कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया और 0 से छोटा आना। 0 से छोटे का मतलब होता है कि ऋण चिन्ह आना, हल करने के बाद ऋण चिन्ह के साथ आना। तो ऐसे में जो मूल होंगे अवास्तविक होंगे, अवास्तविक या वास्तविक नहीं होंगे, दोनों चीज़ों से हम कह सकते हैं अवास्तविक, ठीक है। कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे, ये अधिकल्पित होंगे, ये मतलब पक्के मान हमारे पास नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावलियों को हल करने से पहले हम इतना कुछ जान लेंगे और इन चीज़ों को समझ भी लेंगे, और जिन जिन चीज़ों को आपको लगता है याद करना है, जैसे कि सूत्र हैं, ये स्थितियां हैं, तो इनको आप याद भी कर लेंगे ताकि हम प्रश्नावली पर आगे बढ़ सकें। वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।